हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देंगी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन कॉमर्स बाय जैन सर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताओ प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं सिद्धांत। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वो हैं जो कि हमको अपने एम, गोल, टारगेट को सेट करने में हेल्प करते हैं और उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाती हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके जो एम हैं, टारगेट्स हैं, उनको सेट करने में और उनको अचीव करने में। और इसी से हमारी जो है डेफिनेशन बनेगी किसकी? प्रिंसिपल्स की। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी डिफाइंड एज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। सबसे पहले है ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। जब हम बात करेंगे ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस की, तो ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन का मतलब क्या है कि ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको एक रास्ता दिखाएंगे। विस्तृत रूप में है, जनरल है, मीन्स कहीं भी अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, मीन्स ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करेंगे उनको डिसीजन लेने में और उनका एम्प्लॉयज के प्रति क्या बिहेवियर होगा, कैसे वो एम्प्लॉयज का बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे, पॉजिटिव चेंज लेके आ पाएंगे। उसी के लिए जो है कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर द ब्रॉड गाइडलाइंस एंड दे हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन देयर बिहेवियर। मीनिंग समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचर। तो नेचर है क्या? नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति, मीन्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज हो उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है, उसकी अपनी प्रकृति होती है, वही उसकी नेचर कहलाएगी। अभी जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, इनकी भी कुछ नेचर्स हैं, जैसे कि ये हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, ये गाइडलाइन है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करते हैं, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव बिहेवियर ले आते हैं। ये हमको ये समझने में हेल्प करता है कि भाई हमको कुछ प्राप्त करना है, गोल अचीव करने हैं, वो कैसे अचीव करेंगे। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनकी नेचर कई तरह से हैं।
जब हम नेचर को समझेंगे तभी हम जो है आगे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम 7 नेचर पढ़ेंगे। पहले होगी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। थर्ड, management principles are formed by practice and experimentation. Fourth one, management principles are flexible. Fifth one, management principles are behavioral in nature. Sixth one, management principles establishes cause and effect relationship. And last one, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेचर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? इट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स management principles are applicable to all type of organization, whether it is a profit making organization, that is business, or not for profit organization like school, college, hospitals, clubs, charitable societies, whether it is large scale organization or it is a small scale या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मीन चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर हो या वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर हो, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स चाहे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर गुड्स का निर्माण होता है, गुड्स बनते हैं, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर सिर्फ उनकी ट्रेडिंग होती है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, और या फिर वो कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जो सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दैट मीन्स management principles are applicable to every type of organization. But my dear students, you have to keep in mind that applicability of these principles depend upon the nature of organization. Which type of organization is this? For example, in a school, if we apply a principle of management, that is principle of division of work, what does this principle says? It says that if we want to have productivity, then work should be divided into smaller jobs, means work should be divided. So in school, how the work is divided? The work is divided between the principal to manage the school. Work is divided between teachers. Accounts teacher will teach accounts. Economics teacher will teach economics, and so on. Clerk in the school will keep the record of various files. And in office, in a government department office, the work will be divided as follows. There will be a clerk who will have the record of files. There will be a data entry operator who will feed the data, and there will be an officer who will manage these. That means the applicability of these principles depend upon the nature of the organization.
ओके। नेक्स्ट, nature of management principles is these are general guidelines. General guideline means they are mere guidelines, not ready-made solution to all the managerial problems. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, आपने मेडिकल स्टोर से दवाइयां परचेज की और दवाई को खा लिया, आप ठीक हो गए। तो ये तो हो गया आपका क्या, रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि वे अप्लाई किया और रिजल्ट आ गए। ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन में आपको अपना विवेक, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा और ध्यान से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बड़ा डायनामिक है, सिचुएशंस बदलती रहती हैं। जब सिचुएशंस बदलती रहेंगी ना, तो क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम की नेचर है ना, वो भी बदलती रहेगी। तो अगर हम सोचें कि भाई एक प्रिंसिपल उठाया और उसको एज इट इज अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट हमको मिल जाएगा? शायद ना भी मिले। तो वहां पर हमें अपना दिमाग लगाकर क्या करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, गाइडलाइंस हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है मैनेजर्स की। इसको हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि भाई हम जो हैं, आपका वो टारगेट जो प्रोडक्शन है, जितना आपने कहा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन दो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। तो अब होगा क्या, हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्तिगत जो हित हैं उनका टकराव संस्था के हितों से है, तो फिर उस केस में अपने हितों का त्याग कर देना होगा और संस्था के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। मीन्स वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द जनरल इंटरेस्ट एंड वी हैव टू सबऑर्डिनेट, मीन्स sacrifice our individual interest। ओके, तो इस तरह से वो मैनेजर जो है इस प्रिंसिपल को अप्लाई करा के क्या करेगा कि उस टारगेट को अचीव कराने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स गाइडलाइन तो हैं, परंतु इन गाइडलाइंस का यूज करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो मैनेजर के सामने आती है वो उसको सॉल्व कर सकता है। हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। Next is management principles are formed by practice and experimentation। प्यारे बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऐसा नहीं है कि भी एक दिन में बन गए थे। ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं ना, वो जो मैनेजर्स हैं उनके कितने ही सालों के एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी मेहनत, और उन्होंने जो अपना वो दिमाग लगाया है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कि भाई ये करें तो ये प्रॉब्लम सोल्व इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी एक्सपर्टाइज और जो उनका जो माइंड यूज हुआ है, उन सब को मिला के कुछ सिद्धांत बन गए हैं जिनको ही हमने क्या कह दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कह दिया है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे कि किसी भी संस्था में अगर हम डिसिप्लिन ले आए तो क्या होगा, संस्था के गोल अचीव हो जाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मैनेजर्स ने अपने अपनी संस्थाओं में किया, और जब संस्थाओं में उन्होंने इसका प्रयोग किया और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया,
कि हाँ वाकई में अगर डिसिप्लिन आ जाए तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको एक नाम रख दिया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड विद द कलेक्टिव माइंड ऑफ द मैनेजर्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबल वो है जो कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर ले, चेंज कर ले। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट रिजिड लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, principles of biology. The principles of physics, chemistry, biology, they are rigid. If I want to say we have to make a water, then hydrogen and oxygen are combined in a proportionate and then it will become water. Newton's law of gravity, it is rigid, we cannot change it, but management principles are flexible and these can be modified according to the situation. These principles provide managers full discretion. Discretion का मतलब विवेक, मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, वो सिचुएशन देखेगा, उसको लगेगा कि इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल का मीनिंग किसी दूसरी तरह से अप्लाई कर दें, किसी दूसरी तरह से लगा दें तो मेरे को वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो मैं चाहता हूं, तो वो ऐसा कर सकता है, कोई रिजिडिटी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमको अपने एम्प्लॉइज को जस्ट एंड फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए। अब ये जस्ट और फेयर क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होगा, जो उस टाइम वेज रेट चल रही होंगी, जो एम्प्लॉइज की स्किल्स होंगी, उसकी एफिशिएंसी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उनके रेम्युनरेशन, उनकी सैलरी को डिसाइड करेगा। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, दे आर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट नेचर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल। मतलब क्या है इसका कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यूज होते हैं। मीन्स दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, देन वी हैव टू चेंज अ नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनसे हमने काम करवा लेना है, विलिंगली काम करा लेना है। उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये जो है ह्यूमन पर ही अप्लाई होते हैं। ये जो प्रिंसिपल हैं वो एक मैनेजर को हेल्प करेंगे मैन और मटेरियल के बीच के संबंध को समझने में। क्योंकि जो टारगेट अचीव करने हैं, गोल अचीव करने हैं, वो खाली उन ह्यूमन बीइंग से ही नहीं होंगे। जब तक ह्यूमन बीइंग और जिसका प्रयोग करके, मीन्स मेटेरियल रिसोर्सेज, जो हमारे पास मशीन हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, उन सब का यूज करके वो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम करेंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो उनके बीच में तालमेल होना जरूरी है। तो मैनेजर जो है वो इस रिलेशनशिप को भी समझेगा
जैसे कि मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये जो प्रिंसिपल ऑर्डर है वो कहता है कि देयर शुड बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज। मीन्स चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई सामान है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, कोई टूल है, उसकी एक जगह फिक्स है। हर एक चीज की अपनी अपनी जगह फिक्स है, उसको उसी जगह पर होना चाहिए। इससे होगा क्या? वेस्टेजेस कम हो जाएंगी, टाइम बचेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मींस एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। ओके, तो दैट मीन्स एम क्या है? बिहेवियर में चेंज करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो मटेरियल को भी इग्नोर कर रहा है, बट मेनली इट इज बिहेवियर, चेंज लाना है बिहेवियर में। नेक्स्ट नेचर इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है और उसका क्या परिणाम है। जब तक इनके बीच में हम संबंध स्थापित नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। एक उदाहरण से मैं इसको समझा रहा हूं आपको। एक संस्था में एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और उसके कारण वो काम नहीं कर रहे, दे आर अनविलिंग टू वर्क। संस्था को नुकसान हो रहा है। जब काम नहीं होगा, टाइम पर काम नहीं होगा, वेस्टेज ज़्यादा होंगी, तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो यहां समझना जरूरी है कि जो टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं अचीव हो रहे हैं, तो वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा, एक कॉज है और एक इफेक्ट है। कॉज है उसका क्या? अनफुलफिल्ड नीड्स, और इफेक्ट क्या हुआ उसका? अनविलिंग टू वर्क, वो काम नहीं कर रहे हैं। जब हमने समझ लिया कि क्या रहा है, क्योंकि उनकी नीड्स पूरी नहीं हुई, तो अगर हम उनकी नीड्स को पूरा कर दें तो क्या होगा? वो जो है काम करने लग जाएंगे, वो अपना विलिंग सपोर्ट देंगे, और जो हमारे टारगेट है वो अचीव हो जाएंगे। तो एक प्रिंसिपल वो यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और वो यही कहता है कि नीड्स को समझो, उनको सेटिस्फाई कर दो, तो क्या होगा? वर्कर्स जो है विलिंगली सपोर्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, बिल्कुल सटीक नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि हम जो है वो आसानी से उस कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दें। जो इस चीज को समझ पाएगा, जो इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाएगा, वही प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, और वो उस प्रिंसिपल को वहां पर अप्लाई कर पाएगा। लास्ट नेचर, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या है? जो कि किसी प्रिवेलिंग, किसी गिवन सिचुएशन पर डिपेंड हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड हैं। मींस ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रिंसिपल्स को हम एज इट इज ही अप्लाई कर दें। हमको इनका एप्लीकेशन नीड, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और उसमें चेंज करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। वो ये कहता है कि एम्प्लॉयज को जो सैलरी देंगे, रेमुनरेशन देंगे, इट मस्ट बी जस्ट एंड फेयर। अब किस अमाउंट को हम जस्ट एंड फेयर कहें? क्या हम 50,000 रुपए को जस्ट एंड फेयर कहें,
क्या हम 10,000 रुपये को जस्ट एंड फेयर कहें या हम 1,00,000 रुपये को जस्ट एंड फेयर कहें? तो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जस्ट एंड फेयर, क्योंकि सैलरी इतनी हो कि भाई एम्प्लॉयज की नीड्स भी पूरी हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन पर उसका बर्डन भी ना पड़े। तो इसलिए जब भी सैलरी या रेम्युनरेशन डिसाइड किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो क्या देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी क्या है, मार्केट में क्या वेज रेट चल रहा है और वर्कर की एफिशिएंसी का लेवल क्या है। अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है, अगर वो एफिशिएंट नहीं है मीन्स अनस्किल्ड है तो उसको कम रेम्युनरेशन पे किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं, पेइंग कैपेसिटी, प्रिवेलिंग वेज रेट, एफिशिएंसी, these are the conditions, these are the situations, and by keeping in mind this situation, a manager decide the remuneration of the employees. It means management principles are contingent. So students, in this module we have discussed meaning of management principles and nature of management principles. Thank you.